गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा सातवीं के छात्र ध्यान देंगे। आज हम कक्षा सातवीं के विषय गणित, आप लोग जानते हैं मैं बर्मन सर आपको गणित का अध्ययन कराता हूं। तो आज मैं आपको प्रश्न पाठ 4 शुरू कर रहे हैं। हमने आपके पाठ 3 तक समाप्त कर दिए हैं। पाठ 3 हमने आपको समाप्त कर दिया है। अब आज से हम पाठ 4 शुरू करेंगे। पाठ 4 का नाम आप देखिए, पाठ 4 का नाम लिखा है सरल समीकरण। सरल समीकरण लिखा है। तो सरल समीकरण, अब ये सरल समीकरण क्या होता है हमारे पाठ 4 का नाम लिखा है सरल समीकरण। अब ये सरल समीकरण क्या होता है ध्यान से समझिए। एक ऐसे चरों का समीकरण, एक ऐसे चरों का जिसमें देखिए सरल समीकरण जिसमें चर राशि हो। सबसे पहली बात तो सरल समीकरण का मतलब जिसमें चर राशि हो। अब आप कहेंगे कि हमारी चर राशि कौन होती है, तो हमारी चर राशियां होती हैं, चर राशि होती है हमारी x, y, z। हमारी चर राशि कौन कौन होती हैं, x, y, z, ये हमारी चर राशियां होती हैं, ठीक है। और अचर राशि कौन होती है, अचर राशि होती है हमारी संख्याएं। अचर राशि हमारी होती है संख्या 1, 2, 3, 4 डैश ये संख्याएं। ये जो आपकी चर राशि हैं ये आपके a से लेकर z तक होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली x, y, z है। सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली चर राशि कौन कौन है, x, y, z है, लेकिन होते हैं a से लेकर z तक पूरा, a से लेकर पूरा z तक होता है। तो ये चर राशि हमारी x, y, z और होते कहां से कहां तक है, a से लेकर पूरा z तक। और अचर राशि, अचर राशि क्या है, अचर राशि मतलब हमारा अचर संख्या है। क्या क्या संख्या होती है, प्राकृत, पूर्ण, माइनस वाली, धनात्मक वाली, ये सब मतलब प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक 1, 2, 3, 4, ऋण 2, ऋण 5, 0, ये सब क्या होते हैं अचर राशियां। ये सब होती हैं अचर राशियां। तो सरल समीकरण, अब अपन समीकरण में चलते हैं पाठ में। देखिए पाठ 4 हमारा सरल समीकरण था। सरल समीकरण के अंदर हमने बताया चर राशि और अचर राशि। अब चर अचर क्यों बताएं, क्योंकि सरल समीकरण बिना चर के संभव नहीं है। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। सरल समीकरण की परिभाषा ये लिख लेंगे। इसके बाद सरल समीकरण की परिभाषा लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे सभी लोग। सरल समीकरण की परिभाषा, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे सरल समीकरण कहते हैं। अब आप कहेंगे कि समीकरण क्या होता है, आपने बोला, हमने बोला क्या, एक ऐसा समीकरण। अब ये समीकरण क्या होता है, समीकरण जिसमें बराबर लगा होता है। जैसे हम लिख लेते हैं, ये लिखा है 5x धन 4 बराबर 3। इसमें ये बराबर लगा है, बराबर की इस पार और उस पार दोनों साइड राशि हैं, तो ये बराबर के कारण ये समीकरण कहलाता है। और इस चर में कितने घात है, कोई घात नहीं, यानी 1 की घात है जो कि लगाई नहीं जाती, इसलिए ये क्या है, सरल है, इसलिए इसका नाम हुआ सरल समीकरण। ये जो लिखा ये सरल समीकरण का उदाहरण है बेटा, सरल समीकरण का उदाहरण है। क्योंकि फिर से बोली सरल, सरल मतलब इसके चर है, जो चर कौन है यहाँ x है। इस x की अधिकतम घात है 1, इस x की अधिकतम घात है 1, और यहाँ पर इसलिए ये सरल है। और समीकरण मतलब यहाँ पर बराबर लगा है, बराबर किस पार जो होते हैं उनको दो पक्ष के नाम से जाना जाता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, इसलिए इसे कहते हैं सरल समीकरण। तो सरल समीकरण का एक बार और परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखिएगा, एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे सरल समीकरण कहते हैं, जिसका मानक रूप होता है ax प्लस b बराबर c। अभी आप कहेंगे कि हमने तो यहां बताया था a b c चर राशि होती हैं, लेकिन यहां पर a b c की जगह में ऐसी संख्या होंगी, जैसे a की जगह में 5 हो गया, b की जगह में 4 हो गया और c की जगह में 10 हो गया, और यहाँ जो x है वो है चर राशि। तो ये इसका मानक रूप। तो सबसे पहले आप सरल समीकरण लिखेंगे, उसकी परिभाषा एक बार और, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे सरल समीकरण कहते हैं। इसके बाद मानक रूप लिखना ax प्लस b बराबर c। उदाहरण भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये उदाहरण हो जाएगा। उदाहरण हमारा हो गया क्या, 5x प्लस 4 बराबर 3। और चर और अचर इसके नीचे लिखना, चर राशि क्या होते हैं, और नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं चर राशि अचर राशि, क्योंकि चर के बिना तो हम इसको समझेंगे नहीं। चर राशि मतलब वह राशि जिसे ज्ञात किया जाता है। इस सवाल में इस x को ज्ञात करना है हमें।
इसलिए ये चर कहलाता है, इसको ज्ञात किया जाता है, अज्ञात राशि है। और अचर, ये संख्या मालूम है कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3, तो इसलिए अचर राशि कहते हैं, ये ज्ञात होता है। ठीक बेटा, अब अपन प्रश्नावली 4.1 निकालते हैं। प्रश्नावली 4.1 निकालते हैं तो लिखा, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। अंतिम स्तंभ को पूरा करना है तो हमारा सवाल दिया है, आपको लिखा है x + 3 = 0 = 0। यहां पर लिखा पहले में x धन 3 = 0, जिसमें लिखा है x = 3। तो हमको बोला है बताइए कि समीकरण को संतुष्ट होता है या नहीं। तो x बराबर हमको यहाँ 3 दिया है, x बराबर हमको 3 दिया है, तो हम ये x = 3 मतलब x की जगह में 3 रख के देखते हैं। क्या रखे, x की जगह में 3 धन 3 = 0। अब ये 3 और 3 कितने होते हैं, 6 = 0। अब बताइए क्या ये बराबर है, ये बराबर है, नहीं है, तो आप यहां लिख देंगे नहीं। ये पहले वाले के सामने लिख देंगे नहीं। क्यों लिख देंगे नहीं, क्योंकि इसको हल करने में इस बार का 6 और इसका 0 आ रहा है। यदि ये 0 आता तो ये हाँ है। इसी प्रकार दूसरा लिखा है x + 3 = 0 और x का मान दिया है 0। इसमें दिया है x का मान 0, इसमें दिया x का मान 0। इसको ही बताना है, यदि अपन x से हम 0 रखते हैं क्या दोनों पक्ष बराबर हो, तो रख के देखते हैं। x की जगह में रखे हमने 0 धन 3 = 0, तो 3 और 0 3 = 0। क्या भी ये दोनों पक्ष बराबर हुए, अभी भी नहीं है, तो हमने लिख दिया यहाँ संतुष्ट नहीं करता है। यहां पर भी इस सवाल में x का मान 3 रखने पर संतुष्ट नहीं करता, इस सवाल में भी x का मान 0 रखने पर भी संतुष्ट नहीं करता। जबकि अब तीसरा हल करते हैं। तीसरा दिया है हमको x धन 3 = 0, फिर से दिया x धन 3 = 0, x बराबर रखना है -3। अब इस x की जगह में इस इनको उतारना नहीं है, सिर्फ यहां नहीं हाँ लिखना है, पर ये समझना है कि आया कैसे, ये आपको समझना है कि ये किस तरीके से आया है। तो आप देखेंगे यहां पर लिखा है x + 3 = 0, मतलब अपने को x की जगह में क्या रखना है, -3। ये रखा है -3, तो यहां रख दिया -3 धन 3 = 0, -3 धन 3 = 0। तो ऋण धन का ऋण यानी घटाएंगे, 3 से 3 गया तो यहां पर आ जाए कितना, 3 से 3 गया तो 0 = 0। देखिए ऋण धन का ऋण घटाए, 3 से 3 गए 0, मतलब दोनों पक्ष बराबर। तो हम यहां लिख देंगे हाँ, इस सवाल में x बराबर -3 जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ऐसे ही और सवाल दिए हैं, उन सभी सवालों को करना है। तो आपके इस तरीके से अपन 4.1 के कुछ अध्ययन करते हैं। बचे अध्ययन कल हम गूगल मीट में समझाएंगे। क्लियर बेटा, तो इसको अपन कर लेंगे। इसमें पूरे और एक आध और समझा दे रहे, जैसे अपने को दूसरा लिखा है, चौथा नंबर लिखा है x - 7 = 1, x - 7 = 1, x बराबर 7 रखना है। तो रख के देखते हैं। x की हम 7 रखना, तो हमने यहाँ रखा 7 - 7 = 1। अब 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 = 1। अब देखिए 0 और 1 है, आप खुद समझ रहे होंगे, ये 0 और 1 है, तो क्या दोनों पक्ष बराबर हुए। इसको देखकर होती कि दोनों पक्ष बराबर है, नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं। इसी का अपन यदि पांचवा करते तो देखिए समझ में आ गया बेटा। इसी का जब हम पांचवा करते हैं तो पांचवा भी यही दिया है, x - 7 = 1, x - 7 = 1, x का मान रखना है 8, x - 7 = 1 दिया है, x का मान रखना है 8। अब इसको हल करने में क्या एक आता है कि नहीं, तो देखते हैं। ये x दिया है, x का मान हमको 8 रखना है। ये देखिए x है, इस x का मतलब x बराबर 8 दिया, तो हमने यहाँ 8 रख दिया। ये जो x दिया है इसकी जगह हमने 8 रख दिया। ऋण 7 = 1, x की जगह बस में हमने 8 रख दिया, बाकी जो कहते हो ऋण की ऋण 7 की 7 = 1। अब देखिए जब 8 ऋण 7 लिखा, मतलब हमको यहां पर क्या करना है, हमको यहां पर 8 से 7 घटाना है। हमको यहां पर 8 में से 7 को घटाना है। 8 में से 7 घटाना है, तो हमारे पास यहां पर क्या बचता है, 1 = 1। यहां पर 8 बड़ा है, बड़ा में जब भी जोड़ना घटाना करते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं, तो बड़ा 8 है इसलिए चिन्ह नहीं आया। तो देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों 1 है। तो बताओ कि दोनों ये बराबर हैं। माने जब x का मान हमने 8 रखा तो ये सवाल दोनों पक्ष बराबर हुए, यानी जो x बराबर 8 है इस सवाल के लिए संतुष्ट करता है। तो हमने लिख दिया हाँ x बराबर 8 इस समीकरण को संतुष्ट करता है।
क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आया? धन्यवाद।